बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले आप लोग को पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड फॉरेन लॉसेस। हमने शुरू से डिस्कस किया कि एक फॉरेन सोर्स इनकम है और एक पाकिस्तान सोर्स इनकम है, और हम साथ ये भी डिस्कस करते रहे कि अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स लगता है, और अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम भी हो और फॉरेन सोर्स इनकम भी हो, और फॉरेन सोर्स इनकम पर उसने बाहर टैक्स भी पे किया। तो अगर उसने बाहर भी टैक्स पे किया, फर्ज किया उसने एक इनकम यूके से अर्न की और यूके में भी उसने टैक्स पे कर दिया, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में भी टैक्स पे करेगा, तो उसको दो दफ़ा टैक्स लग जाएगा, उसकी डबल टैक्सेशन हो जाएगी। तो फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर दो दफ़ा टैक्सेशन से बचने के लिए अब जो लोग फॉरेन सोर्स इनकम अर्न करते हैं वो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, ज़र मुबादला लेके आते हैं, और जाहिर सी बात है जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा है वो मुल्क के लिए पैसा अर्न कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करना चाहती है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करने के लिए कहती है कि अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में और फिर अदरवाइज भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ पाकिस्तान ने डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन की हुई है, और उस ट्रीटी के तहत टैक्स किसी एक ही जगह पे लगाया जाता है। तो अगर किसी शख्स ने बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस बंदे को फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ करती है, यानी जो बाहर उसने टैक्स पे किया हुआ है उसका क्रेडिट पाकिस्तान में देती है। तो इस तरह उसकी टैक्स लायबिलिटी डबल नहीं होती, उसे दो दफ़ा टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो ये तो उसकी बुनियादी लॉजिक है। कैसे कैलकुलेशन होती है, कहता है वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर डिराइव्स फॉरेन सोर्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द टैक्स पेयर हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स, द टैक्स पेयर शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द लेसर ऑफ फॉरेन इनकम टैक्स पेड और पाकिस्तान टैक्स पेयर। उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा किस चीज़ का? जो उसने पाकिस्तान से बाहर टैक्स पे किया होगा, या जो पाकिस्तान टैक्स पेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम। अच्छा, अब फॉरेन इनकम टैक्स पेड की फिगर तो आपके पास एग्जाम में गिवन होगी, पाकिस्तान टैक्स पेबल कैसे मालूम करेंगे? वो कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है, द पाकिस्तान टैक्स पेबल in respect of foreign source income derived by a taxpayer tax year shall be computed by applying the average rate of Pakistan income tax applicable to the taxpayer for the year against taxpayer's net foreign source income for the year। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जी सरोज, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने उसका कहना था कि रिकॉर्डिंग कर लें सर। रिकॉर्डिंग हो रही है? सही, ठीक है सर। सही सर। जी सलमान। जी सर, सर ये हमने ये नहीं पढ़ा था कि फॉरेन सोर्स इनकम पे अगर वो बंदा टैक्स दे दे तो वो फिर टैक्सेबल होता ही नहीं है। हम्म, ये असल में इसीलिए टेस्ट में नंबर ठीक नहीं आते ना भाई। जी ये सर। सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी के लिए पढ़ा था जानी, सेक्शन अच्छा 102 के फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर अगर टैक्स पे अच्छा कर देगा। अब याद आ गया? अच्छा, सिर्फ सैलरी पे सिर्फ, अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये ठीक और है ठीक है बाकी सोर्सेज के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। सही है सही, ठीक है सर, थैंक यू तो सर।
अच्छा जी, उसके एग्जाम्पल इस तरह से है, पाकिस्तान सोर्स इनकम फॉर एग्जांपल किसी बंदे की है 12 लाख रुपए और फॉरेन सोर्स इनकम है 8 लाख रुपए, तो टोटल इनकम हो गई 2 मिलियन। ठीक है, यानी अब उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है, फॉरेन सोर्स इनकम भी है। फिर वो आपको बताता है कि फॉरेन इनकम टैक्स पे किया 30,000 रुपीज का। ये यहाँ तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास एग्जाम में गिवन होगी। पाकिस्तान सोर्स इनकम भी गिवन होगी, या अगर न्यूमेरिकल बड़ा हुआ तो आप मालूम कर लेंगे कि इसमें टैक्सेबल कितनी है, नॉन टैक्सेबल कितनी है, एग्जाम्प्ट अलग कर देंगे। फॉरेन सोर्स इनकम डायरेक्टली गिवन होगी, उसमें टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का क्वेश्चन अराइज उस तरह नहीं होगा। तो आपने दोनों इनकम मालूम कर ली, पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है, फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है। फॉरेन इनकम टैक्स पेड की फिगर आपके पास एग्जाम में गिवन होगी। अब आपने क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आपने टैक्स लायबिलिटी मालूम करनी है पूरे 2 मिलियन के ऊपर। ठीक है, ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी मालूम करनी है, तो वो हम देखेंगे वो किस स्लैब में फॉल करता है। ये मैंने स्लैब का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,90,000। ये टैक्स लायबिलिटी किस पे है, 2 मिलियन के ऊपर। ठीक है, अच्छा 2 मिलियन पे टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन हमें टैक्स क्रेडिट मिलना है इस 8 लाख रुपए के ऊपर। तो इस 8 लाख से रिलेटेड पाकिस्तान टैक्स पेबल कितना है, इसका फॉरेन इनकम टैक्स पेड तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये जो दूसरी बात है पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, ये कैसे पता लगेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये फॉरेन इनकम टैक्स पेड की फिगर आ गई, इसके लिए मैं करता ये हूँ कि 8 लाख मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे मालूम करते हैं, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे मालूम, ये आपको याद होगा, हमने फार्मूला पढ़ा था ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी का, जब हम टैक्स क्रेडिट मालूम करते थे। कहाँ पर, जब चैरिटेबल डोनेशंस के ऊपर, जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वगैरह का टैक्स क्रेडिट मालूम करते थे, तो सेम उसी तरह का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। आप 8 लाख रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,90,000 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन से, तो आपके पास आ जाएगा पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। अब कंपेयर करेंगे फॉरेन इनकम टैक्स पेड कितना है, पाकिस्तान टैक्स पेबल कितना है। तो लोअर अमाउंट कौन सी है, 30,000 रुपीज आप माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कि टैक्स लायबिलिटी आपने कितनी। तो ये जो 30,000 है, ये क्या चीज है, ये आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। इस स्लाइड पे किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछे। नेक्स्ट है हमारे पास आखिरी इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, वेयर इन अ टैक्स ईयर द टैक्स पेयर हैज फॉरेन इनकम अंडर मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, दिस सेक्शन शैल अप्लाई सेपरेटली टू ईच हेड। यानी अगर किसी शख्स के पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, तो हर हेड का सेपरेट टैक्स क्रेडिट मालूम करना है। इसकी एग्जांपल आप देखें, पिछली एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने। फर्ज किया आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है 12 लाख रुपया, फॉरेन सोर्स इनकम ए, यानी एक बस फर्ज किया ये कोई बिजनेस इनकम है, और 2 लाख रुपए आपके आपके पास कैपिटल गेन है। टोटल इनकम होगी 2 मिलियन। अब टोटल इनकम यहाँ भी 2 मिलियन है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉरेन इनकम टैक्स, फॉरेन सोर्स इनकम दो किस्म की है, एक नहीं है बल्कि दो किस्म की है। अच्छा, उसके ऊपर क्या कहता है कि फॉरेन इनकम टैक्स पेड ए के ऊपर 30,000 है और बी के ऊपर 25,000 है। ये इनका यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1,90,000 टैक्स लायबिलिटी मालूम की, जो कि 2 मिलियन के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब हर इनकम का फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलग अलग मालूम करेंगे। तो पहले ए का टैक्स क्रेडिट कैसे मालूम करेंगे, फॉरेन इनकम टैक्स पेड कितना है उसके ऊपर 30,000, पाकिस्तान टैक्स पेबल कितना है तो 6 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट ऑफ टैक्स, यानी 1,90,000 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, तो पाकिस्तान टैक्स पेबल आ गया 57,000। क्रेडिट उसको मिलेगा लेसर अमाउंट का, वो है 30,000, तो इनकम ए का टैक्स क्रेडिट है 30,000। अब इनकम बी का मालूम करेंगे, अगेन फॉरेन इनकम टैक्स पेड कितना है 25,000। अब इसके ऊपर पाकिस्तान टैक्स पेबल कितना है 2 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स उसी तरह से 1,90,000 डिवाइड बाय 2 मिलियन, 19,000 रुपए आ गए। दोनों में से लेसर अमाउंट कौन सी है 19,000, ये 19,000 यहाँ पे दे दिया। तो दो टैक्स क्रेडिट मिल गए, 30,000 फॉरेन इनकम टैक्स, फॉरेन सोर्स इनकम ए के ऊपर, और दूसरी का हमने अलग मालूम कर दिया। तो हमारे पास नेट टैक्स पेबल आ गया 1,41,000 रुपए। तो इस तरह से हर इनकम का अलग अलग फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपने मालूम करना है। तो क्वेश्चन है तो पूछे।
हाँ, फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको पाक रुपीस में ही कन्वर्ट करना है। अरीबा का क्वेश्चन है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट किस तरह कन्वर्ट करें, तो पाक रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और एवरेज रेट, उस पर एवरेज रेट निकालें। वो कौन सा एवरेज रेट? फॉरेन से जो डॉलर और रुपी का एवरेज रेट लगता है, वो एग्जाम में आपके पास रेट गिवन होगा। अगर वो कहता है फर्ज किया $100 पे किए, तो वो बताएगा आपको को $100 के ऊपर ₹10 का रेट अप्लाई होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, पूछे क्वेश्चन। सर जो हम वहाँ पाकिस्तान टैक्स निकालते हैं, फॉरेन टैक्स इनकम, जिससे हमारे फॉरेन इनकम पे टैक्स पेड हमारे पास 30,000 है, तो ये जो नीचे पाकिस्तान ये 6 लाख कैसे आया है? ये वाली अमाउंट कैसे आई है? 6 लाख रुपया? सर 6 लाख रुपए तो बेटा गिवन है ना सवाल में। ये तो अच्छा, हम फॉरेन सोर्स हैं, सही है, ठीक है ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फिर ये कहता है फिर कि स्पेकुलेशन बिजनेस अगर कोई है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस को एक सेपरेट इनकम के तौर पर लिया जाएगा। यानी ये फॉरेन सोर्स इनकम, जैसे हमने ये बिजनेस इनकम को अलग करें, कैपिटल गेन को अलग करें, इसी तरह अगर स्पेकुलेशन बिजनेस है तो उसे एक सेपरेट फॉरेन सोर्स इनकम के तौर पर लिया जाएगा और उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी अलग कैलकुलेट होगा। टैक्स क्रेडिट शैल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4। टैक्स रेट अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, सेक्शन 4 में दिया गया है। और आपको जब मैंने सैलरी इनकम पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करते हैं। यानी जब आप टैक्स लायबिलिटी मालूम कर लेते हैं तो टैक्स लायबिलिटी में से सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट मालूम करते हैं। दूसरे नंबर पर चैप्टर 10 के टैक्स क्रेडिट्स है। चैप्टर 10 के टैक्स क्रेडिट्स कौन से हैं? चैप्टर 10 के टैक्स क्रेडिट्स हैं चैरिटेबल डोनेशन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन। ये आपके चैप्टर 10 के टैक्स क्रेडिट्स हैं। और सबसे आखिर में आप क्या करते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, जो आपका टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हुआ होता है सबसे आखिर में उसको माइनस करते हैं। ठीक है, फिर ये कहता है कि अगर कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपका फर्ज किया इनकम से ज्यादा हो गया, ऐसा टैक्स क्रेडिट है जो बढ़ गया, तो उसका कोई रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। फिर आखिर में ये कहता है कि चूंकि देखिए पाकिस्तान का ईयर एंड है जून 30 और रिटर्न जमा हो जाती है सितंबर के ऊपर, जबकि दूसरे मुल्क में हो सकता है ईयर एंड सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो और उसकी रिटर्न जो है वो लेट जा रही हो। तो वो आपने टैक्स अभी पे ना किया हो, रेलेवेंट टैक्स जो है वो थोड़ा सा लेट पे हो रहा हो, तो वो कह देते उसने आपको यहाँ पे रियायत दी है कि अगर आपने कोई टैक्स क्रेडिट लेना है तो टैक्स क्रेडिट आप अभी ले लें और उसका टैक्स जो है 2 साल के अंदर अंदर दूसरे मुल्क में पे कर दें। अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर पे नहीं किए तो फिर यहाँ पे जब असेसमेंट होगी ना, जब वो टैक्स ऑफिसर आपके पास सवाल जवाब करेगा, असेसमेंट के लिए सिलेक्ट करेगा, तो वो फिर आपको डिसअलाउ कर देगा। तो आप फॉरेन इनकम टैक्स पेड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो 2 साल में आपको वहां पर पे करना भी लाजमी है। और आखिरी इसमें टॉपिक है फॉरेन लॉसेस का। जी, क्वेश्चन पूछे। सर ये 2 साल वाली बात नहीं समझाई। 2 साल वाली बात ऐसी है, देखें पाकिस्तान में आपका ईयर एंड हो गया जून के ऊपर, जैसे जून 30 2020 है ना, अभी ईयर एंड हो गया। अब मैंने रिटर्न जमा करानी है तो मैं पाकिस्तान में रिटर्न जमा कराऊंगा सितंबर में। ठीक है, अच्छा फर्ज किया मैंने यूके से कोई आमदनी अर्न की है। अब यूके का जो टैक्स है ना, टैक्स ईयर क्लोज होता है मार्च में जाके। ठीक है, तो अब ये जो इस जून का टैक्स है वो जब यूके इनकम के ऊपर यूके में मैं पे करूंगा मार्च के बाद, मार्च 2021 के बाद। ठीक, तो अब जो रेलेवेंट ईयर तो मेरा इसमें फॉल कर गया, लेकिन उसका टैक्स अभी मैंने यूके में पे नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा? यूके इनकम का हिसाब करूंगा, यूके टैक्स का हिसाब करूंगा, और जितना टैक्स यूके की इनकम के ऊपर बनता है जो जून तक मैंने कमाई है, वो हिसाब करके पाकिस्तान में उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट अभी क्लेम कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि लॉ मुझे अलाउ करता है कि वहां पर तो अभी मैंने रिटर्न नहीं जमा कराई है, वहां पर टैक्स पे नहीं किया, तो कहता है कि ठीक है आप अभी उसका हिसाब किताब करके जितना आपने पे करना है वो क्लेम कर लें टैक्स क्रेडिट। और लेकिन यहाँ पर क्लेम करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपने यूके में वो टैक्स पे भी कर देना है। अदरवाइज ये होगा कि जब मेरी रिटर्न ऑडिट के लिए सिलेक्ट होगी वो मुझसे प्रूफ मांगेगा तो मुझे वो डिसअलाउ कर देगा।
ठीक है, सही है। ठीक। यस। लास्ट है जी इसमें फॉरेन लॉसेस का टॉपिक है। फॉरेन लॉसेस आसान है, जैसे आपको पाकिस्तान सोर्स इनकम में लॉसेस अलाउ होते हैं, इसी तरह फॉरेन सोर्स इनकम पे भी आपको जब आपके एक्सपेंस बढ़ जाए, खर्चे ज़्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए तो वो लॉस हो जाता है, उसको फॉरेन लॉस कहते हैं। लेकिन ये याद रखें कि फॉरेन इनकम के ऊपर अगर कोई लॉस हुआ तो पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, और फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस जिस हेड में लॉस होगा उसी लॉ इन हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ये लॉस 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और इसमें भी स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को सेपरेट किया जाता है। यानी तकरीबन वही प्रोविजंस है जो लोकल लॉसेस के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ थोड़ा एक फर्क, बुनियादी फर्क ये है कि लोकल इनकम में हम सेट ऑफ लॉसेस कर सकते हैं दूसरी इनकम के अगेंस्ट। फॉरेन लॉस किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। जिस हेड ऑफ इनकम का फॉरेन लॉस होगा उसी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, और वो जो सेट ऑफ होगा वो भी फॉरेन सोर्स इनकम ही होगी। लोकल इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम आपस में सेट ऑफ लोकल फॉरेन लॉस लोकल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। कोई क्वेश्चन किसी के इसके ऊपर? ओके जी, मैं नेक्स्ट आप लोगों से शेयर करता हूँ। Principles of taxation of individuals. Principles of taxation of individuals, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आसान आसान से हैं। डिसीज्ड इंडिविजुअल यानी अगर कोई शख्स फौत हो जाए, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर उसने कोई इनकम अर्न की थी, पैसा कमाया था फौत होने से पहले पहले, और वो टैक्सेबल इनकम थी, तो अगर वो फौत हो गया तब भी उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा फौत हो गया वो खुद तो टैक्स नहीं देगा, वो कहता है उसकी इनकम चूंकि उसके लीगल हेयर्स के पास जाती है, डिसीज्ड के तो उन लीगल हेयर्स को वो टैक्स देना पड़ेगा, यानी जो उसके वारिस हैं उनको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो फर्ज किया अगर कोई बंदा मर गया, उसकी विरासत है लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, और कोई गवर्नमेंट का टैक्स बनता है 20,000 रुपया, तो जो वर्षा के पास जब 2 लाख रुपए जाएंगे तो वर्षा पहले गवर्नमेंट के 20,000 रुपए पे करेंगे, उसके बाद विरासत को तकसीम करेंगे। हाँ, अगर फर्ज किया कोई बंदा फौत हो गया, उसकी जो विरासत है वो 2 लाख रुपए, और गवर्नमेंट की टैक्स लायबिलिटी जो है ना वो बनती है फर्ज किया 4 लाख रुपए, तो जितनी विरासत है उससे ज्यादा गवर्नमेंट रिकवर नहीं कर सकती। तो ये है डिसीज्ड इंडिविजुअल की टैक्सेशन। और अगर उसके खिलाफ फर्ज किया कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, कोई असेसमेंट का केस चल रहा था, कोई ऑडिट चल रहा था, कोई अपील हो रही थी, तो वो केस जो है उसके फिर वर्षा जो है वो भुगतते रहेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का इसके ऊपर है तो पूछ लें। जी क्वेश्चन पूछें। लास्ट पॉइंट एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कौन सा? कि गवर्नमेंट, सर वो जो आपने सेकंड लास्ट पॉइंट बताया था वो क्या था कि गवर्नमेंट किस अमाउंट से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकती? जो विरासत में रकम मिली है, अगर फर्ज किया विरासत में 2 लाख रुपए मिले हैं और गवर्नमेंट की टैक्स लायबिलिटी है 2.5 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए ही ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती। ठीक। अच्छा जी, डिसीज्ड इंडिविजुअल के बाद हमारे पास है इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये यहाँ पर साथ में आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन का भी एक प्रिंसिपल बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और मेंबर, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर है तो जो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप की होती है, और फिर उसमें से जब इंडिविजुअल अपना हिस्सा वसूल करता है तो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करने की एसोसिएशन ऑफ पर्सन की है, और अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने अपना टैक्स पे कर दिया, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने अपना टैक्स पे कर दिया तो फिर इंडिविजुअल को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने टैक्स पे नहीं किया तो गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीकों से एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इंडिविजुअल से रिकवर कर सकती है। तो ये अमाउंट तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो गई, लेकिन साथ लॉ ये कहता है कि इस अमाउंट को अब इंडिविजुअल की, अब फर्ज किया एक इंडिविजुअल की आमदनी है, शेयर फ्रॉम एओपी भी आ रहा है, यानी शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आ रहा है, और उसकी कोई टैक्सेबल इनकम भी है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि शेयर फ्रॉम एओपी है तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स, लेकिन पहले आपने क्या करना है, जैसे हमने फॉरेन सोर्स इनकम में किया कि हम फॉरेन सोर्स इनकम को कंबाइन कर देते हैं नॉर्मल इनकम के साथ, इसी तरह शेयर फ्रॉम एओपी को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके हम देखते हैं कि इसके ऊपर एवरेज रेट ऑफ इनकम कितना अप्लाई होता है, फिर उसकी टैक्सेबल इनकम को उस एवरेज रेट ऑफ टैक्स के साथ मालूम करता है, जिसका ये फार्मूला भी मे भी, ये फार्मूला जो दिया गया है वो यही कह रहा है। इसको जरा प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। ये इसकी एग्जांपल है। मसलन टैक्सेबल इनकम है आपकी 12 लाख रुपया, आपका शेयर फ्रॉम एओपी आया 8 लाख रुपया, अब ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। फिर आपके पास टोटल इनकम बन गई 2 मिलियन रुपया, 2 मिलियन के ऊपर टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना बन जाता है, 1,90,000 रुपया। तो आपने क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स यानी 1,90,000 डिवाइडेड बाय 2 मिलियन करेंगे तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। अब जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसको आपने इस एवरेज रेट ऑफ टैक्स से अप्लाई करेंगे, तो फिर आपके पास ये टैक्सेबल इनकम आएगी। तो यानी उसूल क्या हुआ कि अगर किसी के पास शेयर फ्रॉम एओपी भी हो और टैक्सेबल इनकम भी हो, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट कौन सा अप्लाई होता है, उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करने के लिए आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स मालूम करना पड़ेगा। और एवरेज रेट ऑफ टैक्स के लिए वो पहले टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल इनकम के साथ। सलमान क्वेश्चन पूछे। जी सर। सर ये अभी आपने बताया कि शेयर फ्रॉम एओपी एग्जेम्प्ट है सर टैक्स से, सर तो इसमें हम ऐड क्यों करते हैं फिर टोटल इनकम में? सिर्फ अगर रेट एग्जाम मालूम करने के लिए, सिर्फ एवरेज रेट मालूम करने के लिए। लॉ ने कहा है तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स, लेकिन अब 12 लाख रुपया जो टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर टैक्स रेट कौन सा अप्लाई होगा, तो लॉ ये कहता है इसके ऊपर नॉर्मल रेट नहीं अप्लाई होगा, इसके ऊपर पहले आप क्या करेंगे, पहले एवरेज रेट ऑफ टैक्स मालूम करेंगे। एवरेज रेट ऑफ टैक्स मालूम करने का तरीकाकार ये बताया, इन दोनों इनकम को ऐड करें, इनकम को ऐड करने के बाद टैक्स लायबिलिटी मालूम करें, फिर टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट। और इस एवरेज रेट को हमने अप्लाई करना है किसके ऊपर, टैक्सेबल इनकम। सही है सर। ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू सर। जी आपने लिखा है शेयर फ्रॉम इनकम एग्जाम फ्रॉम, शेयर फ्रॉम एओपी एग्जाम फ्रॉम टैक्स क्यों है, ये क्यों वाली बात तो बेटा ये तो अब लॉ में है ना, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, क्योंकि किसी इनकम को क्यों एग्जाम फ्रॉम टैक्स करार दिया गया है। वैसे तो इसका जो रैशनल है वो तो बुनियादी तौर पर ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन से जब किसी को कोई हिस्सा मिलता है तो पार्टनरशिप है ना, अब दो लोग मिलके कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में जब पार्टनरशिप ने टैक्स दे दिया, अब मैं कोई नई इनकम तो अर्न नहीं कर रहा ना एज ए मेंबर, मुझे तो उसी टैक्स हुई हुई इनकम में से हिस्सा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई एक स्टेज के ऊपर टैक्स हो गया तो अब दोबारा उसे दूसरी स्टेज के ऊपर टैक्स नहीं होगा, लेकिन उसको साथ उन्होंने एवरेज जो उसकी दूसरी इनकम है जो अदर देन एओपी है उसके ऊपर उसने एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगा दिया। तो ये एओपी की टैक्सेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है एओपी की टैक्सेशन को, ठीक है, उसका जवाब भी इसी तरह से आता है, लेकिन वो तरीका जैसे हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट को सॉल्व किया ना, वो वाला तरीका है। वो प्रैक्टिस में हम लोग यूजुअली वही वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, दो आपके एग्जाम में आप इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, और चूंकि आप हो सकता है बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को किसी प्रैक्टिस से भी सामना करना पड़ जाता है, तो इसलिए आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ।
वो तरीका कार क्या है, 12 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम है, 8 लाख रुपए आपका शेयर फ्रॉम ईओपी है, टोटल इनकम 2 मिलियन और 1 लाख रुपए का आ गया आपके पास टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ तक तो हमने सेम काम करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे वो टैक्स लायबिलिटी जो शेयर फ्रॉम ईओपी से रिलेट करती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 लाख रुपए शेयर फ्रॉम ईओपी मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 76,000। इस 76,000 का हम टैक्स क्रेडिट लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग लायबिलिटी कौन सी रह जाएगी, 1,14,000 रुपए। तो ये कान को थोड़ा सा घुमा के पकड़ने वाली बात है, लेकिन जब ये एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल होती है तो यूजुअली इसी फार्मूले की बेस के ऊपर हम इस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि वो इनकी जो एनुअल टैक्स रिटर्न के पोर्टल पे बनी हुई है वहां पर यही फार्मूला एक्सेप्ट होता है। तो ये भी तरीका कार है, इस तरीके से भी आप मालूम कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट वही तरीका कार है जैसे हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट मालूम किया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शेयर फ्रॉम ईओपी का हम टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑथर्स। ऑथर्स लिखारियों के बारे में गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार ये जो लिखारी हैं बेचारे, ये 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल कोई 10-10 साल तक लिखते रहते हैं। उसके बाद कहीं जाके एक किताब, एक अच्छी किताब तैयार होती है, तो गवर्नमेंट ने उनको थोड़ी सी रियायत दी। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी लिखारी को, किसी राइटर को किताब लिखने में 24 महीने यानी 2 साल से ज्यादा का टाइम लगता है, तो वो कहता है कि वो, और उसको रॉयल्टी मिलती है लमसम, तो गवर्नमेंट ने कहा वो सारी रॉयल्टी उस साल में टैक्स नहीं होगी, बल्कि उस रॉयल्टी को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे और उस पर करंट ईयर और पिछले 2 सालों में जो रेट अप्लाई होता है उसके मुताबिक उसकी टैक्सेशन होगी। मसलन ये एग्जांपल मैंने लिखी है, अगर एक ऑथर को मिले 12 लाख रुपए टैक्स ईयर 2020 में, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जनाब इसकी 2020 की इनकम 4 लाख है, 2018 की इनकम 4 लाख है, 2019 की इनकम 4 लाख है, तो 3 हिस्सों में तोड़ दिया। अब 4 लाख रुपए के ऊपर देखेंगे 2020 में क्या रेट अप्लाई होता है, 2019 में क्या रेट अप्लाई होता है, 2020 में क्या रेट अप्लाई होता है। जब इनको 3 हिस्सों में हमने तोड़ दिया और इसके ऊपर तोड़ने के बाद हम इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे, तो 4 लाख रुपए तो हर साल एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इस तरह इसे कोई टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। तो ये राइटर्स की टैक्सेशन है। इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद एक जी क्वेश्चन पूछे। सर मतलब 3 साल फिर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी? हाँ, ये जो इस क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है, अगर ये 4-4 लाख रुपए की आमदनी है तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी ना, कोई टैक्स नहीं लगेगा उसको। लेकिन अगर ज्यादा होगी ठीक तो ऑब्वियसली टैक्स हो भी सकता है, ठीक है। सही, ठीक है सर। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये पिछले सालों की तो टैक्स जो है वो उसका तो हमने कर लिया ना, वो फाइल कर लिए, अब दोबारा उसमें सर किस तरह उसको नहीं चेंज इंक्लूड करेंगे, करेंगे? उसको नहीं चेंज करेंगे। जैसे आपको एरियर्स ऑफ सैलरी मैंने पढ़ाए थे ना, कि जी हिसाब सर। किताब आप पिछले साल के लॉ के मुताबिक करेंगे और टैक्स आपने अभी करंट ईयर के रिटर्न में ही देना है। अच्छा, तो मतलब इस केस में जो टैक्स ईयर 2020 इसमें सिर्फ 4 लाख हमारे इंक्लूड होंगे हम टैक्सेबल दिखाएंगे कि इनकम? हमारी इनकम तो थी 12 लाख रुपया, ठीक है। जी सर। 12 लाख रुपए इनकम, और ये चूंकि हमने एज पर सेक्शन 89 हमने उसे डिवाइड किया 3 हिस्सों में, तो यस सर। उसमें जब रिटर्न जब बनाते हैं ना तो दिखाते हैं कि टैक्स ईयर 2020 से रिलेटेड 4 लाख है, सही। 2019 से रिलेटेड 4 लाख है, 2018 से रिलेटेड 4 लाख है, और ये सारा एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, सारा एग्जाम्प्ट क्यों होगा सर? ये इस साल ये का हम सारा इसमें इंक्लूड नहीं करें? ये सारा 4-4 लाख रुपया जो है, अगर 3 सालों का अलग अलग हम करेंगे तो हर साल 4 लाख रुपए एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है ना, 4 लाख की लिमिट है ना हर साल की, इसलिए ये अच्छा अच्छा। एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर ये इससे ज्यादा अर्न होते हैं, मसलन फर्ज किया उसे मिल जाते 3 करोड़ रुपया, तो फिर 1-1 यस सर। करोड़ रुपया हो जाता, तो हर 1-1 करोड़ रुपए के ऊपर फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए सही है, ठीक है सर, ठीक। अबू बकर का सवाल है, रेट फाइंड करने के लिए ये रॉयल्टी इंक्लूड होगी? हाँ, रेट फाइंड करने के लिए रॉयल्टी इंक्लूड की जाएगी,
क्योंकि अगर फर्ज किया उसकी कोई और इनकम भी है और ये वाली रॉयल्टी भी है, ठीक है। तो अब होगा ये कि फर्ज किया टैक्स ईयर 2020 में उसकी कोई बिजनेस इनकम भी है और उसको ये 4 लाख रुपए की रॉयल्टी भी है, तो वो बिजनेस इनकम और 4 लाख रुपए, पूरे 12 लाख नहीं, और सिर्फ 4 लाख रुपए उसकी 2020 की इनकम में ऐड करेंगे। इसी तरह 2019 में फर्ज किया उसकी कोई 10 लाख की इनकम और भी थी और 4 लाख की ये इनकम भी होती है, तो फिर 4 लाख रुपए और 10 लाख रुपए ऐड करके फिर देखेंगे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। ये ऐसे ही बिल्कुल कैलकुलेशन होगी जैसे मैंने आप लोगों को एरियर्स ऑफ सैलरी पढ़ाया था ना, कि एरियर्स ऑफ सैलरी की हम कैलकुलेशन कर देते हैं, रेलेवेंट ईयर में जाके टैक्स कर देते हैं। तो इसकी टैक्सेशन का तरीकाकार एग्जैक्टली वही होगा कि जैसे एरियर्स ऑफ सैलरी की टैक्सेशन में हम करते हैं। अच्छा, ये खैर आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसकी बजाय मैं एक और टॉपिक आपको करा दूं। FTR वर्सेस NTR। FTR बल्कि FTR या इसको कहते हैं FTR फिक्स्ड टैक्स regime एंड NTR। जी क्वेश्चन पूछें। सर ये जब ये हमने पीछे ऑथर्स वाली चीज़ पढ़ी है सर, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर 2018 और 19 में और भी सोर्सेज हैं इनकम के, तो सर लेकिन उसका जो है हम लोग उसके ऊपर टैक्स तो हम उसी कॉरस्पॉन्डिंग टैक्सेबल ईयर में पे कर देंगे ना, टैक्स ईयर में। बिल्कुल दे चुके होंगे। तो सर अब जी सर, तो फिर तो सर अगर 2020 में हमें कोई सैलरी मिलती है तो वो हमने सिर्फ उसी सैलरी के ऊपर टैक्स देना होगा ना, मतलब और तो फिर कोई भी हेड ऑफ इनकम में से या ऐड नहीं होगी इसके साथ। हम इस तरह करेंगे ना, देखें मसलन 2018 में मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है, और अब ये मुझे 12 लाख मिले हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 4 लाख रुपए किससे रिलेट करते हैं, 2018 से। तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख और 4 लाख रुपए को इकट्ठा करूंगा और मैं 14 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लायबिलिटी मालूम करूंगा, ठीक है। 14 लाख के ऊपर फर्ज किया टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 14,000 रुपए, और पहले 10 लाख के ऊपर मैं 10,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो जो डिफरेंस है 4,000 रुपए का वो मुझे इस साल पे करना पड़ेगा। सही, ठीक है, ठीक है, ठीक, यस सर, ठीक है। अच्छा जी, फिक्स टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम। फिक्स टैक्स रिजीम क्या है? फिक्स टैक्स रिजीम है वेयर रेट of tax applies on gross income and considered a separate head of income। जैसे कि प्रॉपर्टी इनकम आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड टैक्स रिजीम है, ठीक है। फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम भी फिक्स टैक्स रिजीम की तरह ही है, ठीक है, लेकिन फाइनल टैक्स रिजीम में क्या होता है, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द इनकम earned and such tax is considered as final tax and no more tax is required to be paid। For example, इसमें जो एग्जांपल्स हैं, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम है, उसमें होता ये है कि फर्ज किया आपको डिविडेंड इनकम है आपकी 10,000 रुपए, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड इज इक्वल टू उसके ऊपर 1,500 रुपए का, यूजुअली 15% का रेट अप्लाई होता है, टैक्स डिडक्ट हो गया 1,500 रुपए का। तो दिस इज, ये जो है ना उसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी।
अब ये नहीं कहेंगे कि डिविडेंड इनकम में से कोई एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करें और उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगे। ये फर्क है फाइनल टैक्स रिजीम में और नॉर्मल टैक्स रिजीम में। कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपको याद होगा हम प्रॉफिट एंड लॉस दिवराते हैं या सैलरी में से कोई एग्जेम्पशंस माइनस करते हैं, तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम होता है। फाइनल टैक्स रिजीम में हम क्या करते हैं, फाइनल टैक्स रिजीम में एग्जाम में भी आपके पास इसी तरह से आता है कि आपके बताएंगे कि जनाब इतनी इनकम थी और इस इनकम के ऊपर इतना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो गया, तो आप कहेंगे कि बस ये इनकम फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है। ठीक है, जो एग्जांपल्स हैं फाइनल टैक्स रिजीम इनकम की वो है आपकी डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, टैक्स, कैपिटल गेन ऑन पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज, या आप उसे शेयर्स, शेयर्स के साथ सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में डिवेंचर्स एटसेट्रा, ये सेक्शन 37A मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे एक्सपोर्ट इनकम है, वो भी फाइनल टैक्स रिजीम है। ठीक है, ये अब आपके पास एग्जाम में किस तरह से आएगा, थोड़ा सा मैं आपको ये फाइनल टैक्स रिजीम का आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में आपके पास किस तरह से आता है। अच्छा, बाकी आपकी सारी इनकम जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में होती है। अब नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या होता है, नॉर्मल टैक्स रिजीम, यहाँ पर चूंकि सिर्फ FTR और फिक्स टैक्स रिजीम बताया तो मैं इसकी हेडिंग चेंज कर दूंगा।